ये जो पेंजिया था दो भागों में विभाजित हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब अगर पूछे इसके क्या कारण थे, ये कौन से दो शक्तियों के कारण विखंडित हुआ, तो पृथ्वी से कौन सी बल उत्पन्न होता है, पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल। यानी अगर पूछे ये जो यानी पेंजिया है दो भागों में विभाजित हुआ, उस विभाजित होने में पृथ्वी के द्वारा कौन सा बल लगाया गया, तो पृथ्वी के द्वारा कौन सा बल लगा, कौन सा, ज्वारीय, कौन सा बल लगा, ज्वारीय बल लगा। अब अगर पूछे कि ज्वारीय बल तो किसके द्वारा लगा, सॉरी ज्वारीय बल पृथ्वी के द्वारा कौन सा बल लगा, कौन सा बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा। पृथ्वी के कारण कौन सा बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा। अगर पूछे कि सूर्य और चंद्रमा के द्वारा कौन सा बल दिया गया, तो ज्वार भाटा आता है ना, अपने ज्वार भाटा आता है, एक दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आता है, 2 बार आता है। और लघु ज्वार भाटा, लघु लघु भी 2 बार आता है, दीर्घ भी 2 बार और लघु भी 2 बार। ठीक है, अगर पूछे पृथ्वी से कौन सा बल लगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा। और सूर्य और चंद्रमा से, सूर्य व चंद्रमा, चंद्रमा के द्वारा कौन सा बल लगा, तो गुरुत्वीय शक्ति, सॉरी ज्वारीय शक्ति, क्या कौन सी, ज्वारीय शक्ति, कौन सी शक्ति लगी, ज्वारीय शक्ति लगी। समझ में आ गई बात। अब पूछे प्रश्न आए कि जब ये जो पृथ्वी थी पहले किस रूप में थी, तो एक पेंजिया के रूप में थी। पेंजिया को 2 भागों में विभाजित करने का काम है, ये पृथ्वी का कौन सा बल ने किया, तो गुरुत्वाकर्षण बल। अगर पूछे सूर्य व चंद्रमा का, ज्वारीय बल। अब अगर पूछे ये जो पेंजिया था ये कितने भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में। अब 2 भाग है कौन कौन से, अंगारा लैंड एक, दूसरा है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो एक भूसंधि है उसका नाम क्या है, टेथिस सागर है। समझ में आ गई बात। अब देखो कि अगर पूछे कि टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड की पहचान कैसे कर सकते हैं हम, यानी पहचान कैसे कर सकते हैं, ये तो हमें पता होने चाहिए ना। अगर पूछे कि कोई भी क्षेत्र है, जैसे अरावली क्षेत्र दे दिया, अरावली क्षेत्र देने के बाद में कह दे कि इसमें मेरे को ये बताओ कि गोंडवाना लैंड कौन सा हिस्सा है, अरावली है, ये किसका विशेष है, गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड का मतलब क्या होता है, जो स्थान जितना पृथ्वी से ऊपर उठा होगा वो किसका विशेष होगा, गोंडवाना लैंड का होगा। समझ में आ गई बात। जो स्थान जितना गहराई पर होगा वो किसका विशेष होगा, किसका विशेष होगा, यानी जो स्थान जितना गहराई पर होगा वो किसका विशेष होगा, टेथिस सागर का होगा। समझ में आ गई बात। अब प्रश्न आ जाए कि ये जो मरुस्थल है, यानी अपने पश्चिम राजस्थान में ये जो मरुस्थल दिखाई दे रहा है यहां से, ये किसका विशेष है, किसका विशेष है, तो टेथिस सागर का। अब वैसे ही बीच में कोई प्रश्न पूछ रहा है भाई टेथिस सागर का क्यों है, कारण क्या है, कि आप तो कह रहे हो कि जो स्थान जितना पृथ्वी से ऊंचा होगा वो गोंडवाना लैंड का विशेष है, पर लेकिन ये जो मरुस्थल है ये पृथ्वी से क्या है, ऊपर उठे हुए हैं। कारण क्या है, क्योंकि प्राचीन समय में जो पश्चिम राजस्थान है, जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पर क्या लहराता था, समुद्र लहराता था। और समुद्र लहराने के बाद में समुद्र में धीरे धीरे क्या है, समुद्र में नदियां आकर गिरती है ना, गिरती है समुद्र में नदियां, समुद्र में नदियां आकर गिरती है या नहीं गिरती है, तो नदियां अपने साथ में क्या लेके आती है, मलबा यानी मिट्टी। वो मिट्टी का धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया, जमाव हो गया। और जमाव होने के बाद में एक समुद्र ने किसका रूप धारण कर लिया, किसका, मरुस्थल का रूप धारण कर लिया।
ठीक है, समझ में आ गया। अब यानी अगर पूछे राजस्थान में तैतीस सागर के अवशेष कौन कौन से हैं और गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन से हैं। अब एक तो अगर पूछे तैतीस सागर का कौन सा है, मरुस्थल, और कौन सा है, पूर्वी मैदान। कौन सा है, पूर्वी मैदान। समझ में आ गया। अब दूसरा आगे प्रश्न है कि ये जो गोंडवाना लैंड का है इसका अवशेष कौन सा है, राजस्थान में कितने हैं, दो है। कौन कौन से हैं, एक तो है अरावली, कौन सा है, अरावली, और दूसरा कौन सा है, कौन सा है, पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहां तक कोई डाउट, समझ में आ रही है बात। ये पर्सन सिटी लेवल का है। अब रट्टा मारने वाला रट्टा मार के चला जाएगा, मरुस्थल वाला पूछ लेगा कि मरुस्थल किसका विशेष है, रट्टो मारे डोसी, जो स्थान जितना पृथ्वी ऊंचा होगा वो किसका विशेष है, गोंडवाना लैंड का। पर लेकिन चीज को समझनी है, ये ज्योग्राफी है, समझने वाली है। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल दो ऐसे सब्जेक्ट है, समझने पर है ये। ठीक है, आ गई समझ में बात। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो अरावली है और पठारी प्रदेश है ये, और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और थार का जो मरुस्थल है ये भारत के कितने भौतिक प्रदेशों से संबंध रखते हैं, भारत के कितने भौतिक प्रदेशों से संबंध रखते हैं। अब भारत का भौतिक प्रदेश आप पढ़ते हो या नहीं। सबसे उत्तर में क्या है, हिमालय, हिमालय के बाद में क्या है, मैदानी प्रदेश है। पूर्व पश्चिम में क्या है, तटीय, पश्चिम में मरुस्थल है। फिर दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। अब इनमें ये पूरे भारत का भौतिक प्रदेश के कितने हिस्से हैं जो राजस्थान में भी पाए जाते हैं, इनमें से कितने पाए जाते हैं, ये चारों ही पाए जाते हैं। और कितने भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश राजस्थान में पाए जाते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख लिया क्या, सभी ने लिखा हुआ कल का। समझ में आगे बात, ये भारत का है मानचित्र। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर पाई जाती है उत्तर भारत में, क्या पाया जाता है उत्तर भारत में, यहां पर ये क्या है, हिमालय है ना। अब यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, पूर्वी भारत का मैदानी प्रदेश। ठीक है, और ये जो क्षेत्र आता है, ये जो क्षेत्र आता है ये किस में आता है, ये जो क्षेत्र आता है ये किस में आता है, थार का मरुस्थल। कौन सा है, थार का कैसे, थार का मरुस्थल कितने राज्यों में है, गुजरात है,
गुजरात के बाद में राजस्थान है, राजस्थान के बाद में कौन सा है? पंजाब है, पंजाब के साथ में हरियाणा है। बात मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ एक। क्या है? थार का मरुस्थल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र पाया जाता है, ये पूरा यहाँ पर एक पर्वतमाला पाई जाती है। उस पर्वतमाला का नाम क्या है? क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के बाद में यहाँ पर राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पाया जाता है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से लेकर ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा है? कौन सा है? प्रायद्वीप पठार। कौन सा है? प्रायद्वीप पठार है। समझ में आ गई बात? अब प्रश्न ऐसा आ जाए कि ऐसे कितने क्षेत्र हैं जो भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंध रखते हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? थार का मरुस्थल। अब थार थार का मरुस्थल है, ये कितने राज्यों में पाया जाता है? पहला है कौन सा? गुजरात। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। तीसरा कौन सा है? पंजाब। चौथा कौन सा है? हरियाणा। कितने हो गए? 4। अब थार का मरुस्थल है, क्या ये भारत में भी पूरे भारत का ही है ना, हिस्सा है? भारत का हिस्सा है क्योंकि 4 राज्यों में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान में पाया जाता है? ऑप्शन पर निर्भर करता है वो कौन सा दे, ठीक है। तो थार का मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है ना। अब उसके बाद में प्रश्न आता है प्रायद्वीप पठार का। अब अगर पूछे ये जो अरावली पर्वतमाला है ना, ये किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो ये जो दक्षिण भारत में प्रायद्वीप पठार है ना, उसका हिस्सा है। किसका है? दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीप पठार है ना, उसका हिस्सा है। कौन सा आ गया? यानी थार का मरुस्थल। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है कौन सा है? प्रायद्वीप भारत। ये बात हो रही है कौन कौन से भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान में पाए जाते हैं भारत के। कौन कौन से? प्रायद्वीप भारत का पठार पाया जाता है ना, थार का मरुस्थल पाया जाता है। अब आता है भारत का मैदानी प्रदेश। भारत का मैदानी प्रदेश। अब भारत का मैदानी प्रदेश है तो अपने वापस राजस्थान पर। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये कौन सा है? अपने पढ़ के गए थे, भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा, ठीक है। हरिमोहन सक्सेना ने कितने भागों में बांटा? 4 में, ठीक है। डॉक्टर रामलोचन ने कितने भागों में बांटा? 2 बड़े भाग हैं। 4 कौन से हैं? 4 लघु और 12 कौन से हैं? ठीक है। अब देखो इधर ध्यान। अब देखो ये जो अपने पढ़ के गए थे, ये कौन सा है? ये कौन सा है? यानी अर्ध शुष्क, ठीक है। उसके बाद में ये हमने पढ़ा था, यानी ये अर्ध शुष्क है। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है कौन सा है? कौन सा है? अरावली। और ये जो क्षेत्र हमने पढ़ा था, ये कौन सा है? पूर्वी। कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो क्या भारत का मैदानी प्रदेश राजस्थान में पाया जाता है या नहीं? तो उसी तरह ये भारत का मैदानी प्रदेश भी राजस्थान में पाया जाता है, यानी भारत का मैदानी प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब उसके बाद में आता है, ठीक है। अब अगर पूछे कौन कौन से भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान में पाए जाते हैं,
ठीक है। अब अरावली प्रदेश हो गया। अब कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के? तो कितने हैं? थार का मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय भारत मैंने बता दिया, और भारत का मैदानी प्रदेश। समझ में आ गई बात? अब ये तो समझ में आ गई। अब एक क्षेत्र और आता है और उसका नाम है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का जो पठार है वो किसका हिस्सा है भारत के भौतिक प्रदेश के अनुसार? किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। समझ में आ गई बात? हाँ भाई, आई कि नहीं? ये चीज है, प्रश्न आए। वैसे पहली बात है, रट्टे मारने वाला है नहीं, याद रखना है। भारत का मानचित्र याद कर लेना, मानचित्र भौतिक प्रदेश याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। कि अगर पूछे कि कितने ऐसे भौतिक प्रदेश है भारत के जो राजस्थान से भी संबंध रखते हैं, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश भी रखता है ना, उसके बाद में अरावली भी रखता है, उसके बाद में कौन सा तक रखता है? पठारी प्रदेश भी रखता है ना, और चौथा कौन सा है? थार का मरुस्थल। चार ऐसे भौतिक प्रदेश है राजस्थान के जो भारत के भौतिक प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो चार कौन कौन से हैं? एक तो अरावली है, और दूसरा कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और तीसरा कौन सा है? थार का मरुस्थल है, और चौथा कौन सा है? राजस्थान का पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। समझ में आ गई बात? अरे ये सुस्त क्यों हो रहे हो? जोश राखी करो, पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ने आ रहे हैं, जोश राखी करो, पतो लगे भी हाँ मैं पढ़ने लग रहा। ठीक है, समझ में आ गई बात क्या? अब देखो, अब हेडिंग डाल के लिखो, लिखो भारत के तीन भौतिक प्रदेश राजस्थान से संबंध रखते हैं। भारत के तीन भौतिक प्रदेश, भारत के तीन भौतिक प्रदेश राजस्थान से संबंध रखते हैं। भारत के तीन भौतिक प्रदेश। आप ऐसे करना, साथ में ये भारत का भी मानचित्र बना लेना। बनाओ बनाओ, टीटी वाली वैकेंसी है और उसमें प्रश्न आएंगे जियोग्राफी के, 10 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जियोग्राफी के। वो टाइम गया जगह राजस्थान को क्षेत्रफल पूछता रहता। कल मैं सेकंड ग्रेड का पेपर ले आके दिखाऊंगा आपको, देख लेना। एसएसटी से, साइंस से दिया है, फर्स्ट पेपर तो दिया है। और कितने टफ आई हैं? हाँ, आप साइंस से इस कारण सरल दे रखा है, हम एसएसटी के हैं। एसएसटी के तो पूछो मत, क्योंकि साइंस वालों का इस कारण सरल देते हैं क्योंकि आप वाला दिखाना, मेरे को तो मेरे वाले को पता है। ठीक है, हाँ भाई लिखो लिखो, जल्दी लिखो ताकि आगे करवाऊं मैं। कहाँ पर था आपका पेपर? हम तो कहीं नहीं खाते, ऑलराउंडर है। हाँ भाई लिख लो, जल्दी बनाओ डायग्राम। अब देखो, प्रश्न आ जाए कि ये जो राजस्थान में चार भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, इनका जो निर्माण कर्म हुआ वो किस कौन कौन से काल में हुआ? नवजीवी काल में हुआ, या मध्यजीवी काल में हुआ, या महायुग में हुआ? इनका जो निर्माण क्रम है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हेडिंग ला लो निर्माण क्रम के आधार पर।
अरे भाई कर लो। बनाओ बनाओ डायग्राम बनाओ, ये जिसके पास मानचित्र है वो मानचित्र में बना लेना, और जिसके पास नहीं है वो अपनी कॉपी में बनाओ, जल्दी बनाओ। बना लिया? हाँ भाई बना लिया क्या? करूं सरे, आगे शुरू करें? हाँ, अब आते हैं यानी डॉक्टर रामलोचन की बात करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं ताकि एक बार यहां पर पढ़ लिया और एक बार घर पर जाके पढ़ लिया, याद है। अब देखो ये बात, अगर पूछे ये जो थार का जो मरुस्थल था ना, इसका जो निर्माण हुआ वो कौन से कालक्रम में हुआ? प्रश्न आ जाए कि जो थार का मरुस्थल था उसका जो निर्माण हुआ वो कौन से कालक्रम में हुआ? तो कौन से काल में? नवजीवी महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था, नवजीवी। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है 2 नंबर पर अरावली। तो ये कल्प है, यानी अब ईस्वी चल रही है, वैसे इनका भी कालक्रम है। ठीक है, अब अगर पूछे कि जो अरावली है इनका निर्माण हुआ वो कौन से महाकल्प में हुआ? तो कौन से? आधे महाकल्प में हुआ। ठीक है, उसके बाद में आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका जो निर्माण हुआ कौन से महाकल्प में हुआ? तो कौन से? नवजीवी महाकल्प में। और अगर पूछे कि ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका जो निर्माण हुआ वो कौन से महाकल्प में हुआ? तो कौन से? मध्यजीवी महाकल्प में हुआ था। समझ में आ गई बात? सेम है इनका इसका।
किसका? इन दोनों का निर्माण, यानी काल है, ये काल चल रहा है, जैसे मान लो 2026 चल रहा है, अब इसका 2026 के स्टार्टिंग में जनवरी में हो गया और इसका जाते हुए लास्ट में दिसंबर में हो गया, तो समय तो क्या माना जाएगा? 2026 ही माना जाएगा ना, तो वो समय है। ठीक है, अब हेडिंग डालो, यानी डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार, डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा प्रस्तावित भौतिक प्रदेश। अब वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? दो दो बड़े भौतिक प्रदेश उसने माने हैं। अब 2 बड़े भौतिक प्रदेश है कौन कौन से, वो पढ़ेंगे। तो डॉक्टर रामलोचन, लोचन, ठीक है, यानी प्रो रामलोचन के अनुसार उसने अगर पूछे कि राजस्थान को बृहद प्रदेश के अनुसार कितने भागों में बांटा, तो 2। बृहद, बृहद का मतलब बड़ा, तो ऐसे सारणी बना लेना। ठीक है, अब अगर पूछे कि वृहद प्रदेश, यहां पर लिखो वृहद प्रदेश, ऐसे लिखो वृहद प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए उप प्रदेश, वृहद प्रदेश, उसके बाद में कौन सा आता है? उप प्रदेश। कौन सा है? उप प्रदेश। ठीक है, उप प्रदेश के बाद में कितने आते हैं? कौन सा आता है? लघु प्रदेश। पहले कोचिंग कहां से की है? यहीं से, सेकंड ग्रेड की, और बीएड पदमपुर से, तो मां सरस्वती गुजरी कॉलेज है। ठीक है, अब अगर पूछे कि जो रामलोचन है उन्होंने वृहद प्रदेश के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में बांटा। वृहद प्रदेश के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 2 में। तो 1 नंबर लिखो, पहले यहां पर लिखेंगे कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, ऐसे लिख लोगे। अब इस राजस्थान का पूरा हम करेंगे, राजस्थान को उसने कितने भागों में बांटा, यानी उप प्रदेश के अनुसार राजस्थान को उसने कितने भागों में बांटा, तो कौन कौन से हैं? एक तो है थार का मरुस्थल, और दूसरा कौन सा है? राजस्थान का वागड़ प्रदेश। तो इसमें लिखो थार का मरुस्थल, मरुस्थल प्रदेश लिख दो, मरुस्थली प्रदेश, और राजस्थान का वागड़। तो कौन कौन से हैं? मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा कौन सा है? अब वृहद प्रदेश कितने हैं? 2। उप प्रदेश कितने हैं? 4। कितने हो गए? कौन उप प्रदेश कितने हैं? यहां पर लिखना 4। और लघु प्रदेश कितने हैं? 12। अब आप कल कह रहे थे कि सर इसको पूरा करो, आज इसको पूरा करेंगे। समझ में आ गई बात? अब यानी पूछे कि उप प्रदेश कौन कौन से हैं, पहले हम एग्जामिनर क्या करेगा? अगर पूछेगा कि वर्ध राजस्थान के साथ
कौन कौन से लघु प्रदेश संबंध रखते हैं। और प्रश्न आ जाएगा वृहद राजस्थान के साथ कौन सा उप प्रदेश संबंध रखता है। अब ऑप्शन में मरुस्थल हो और राजस्थान का वागड़ हो, ठीक है, तो दूसरा लिखो राजस्थान का वागड़, ऐसे लिखो राजस्थान का, राजस्थान का, राजस्थान का राजस्थान का वागड़। कौन कौन से है राजस्थान का वागड़। अब अगर पूछ लिया जाए ये जो मरुस्थल है, अब जो ये मरुस्थल है उसने राजस्थान के यानी जो राजस्थान है उसको उप प्रदेश के आधार पर कितने भागों में बांटा। राजस्थान को पूछे तो राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, यानी उप प्रदेश को कितने भागों में बांटा, दो में। कौन कौन से हैं, एक तो है मरुस्थल और दूसरा कौन सा है, राजस्थान का वागड़। वागड़ क्षेत्र कौन सा, वो है वागड़, वागड़ कौन सा है, वागड़, ठीक है। एक होता है वागड़ और एक होता है वागड़। अब वागड़ कौन सा है और वागड़ कौन सा है, डूंगर। अब अगर पूछे कि उप प्रदेश के अनुसार उसने यानी राजस्थान के वृहद प्रदेश के अनुसार राजस्थान को उप प्रदेश के अनुसार कितने भागों में बांटा, उप प्रदेश के अनुसार, तो ये बात कर रहा हूं मैं। अब अगर पूछे लघु प्रदेश कौन कौन से आते हैं, तो लघु प्रदेश आता है, कौन सा आता है, पहला आता है जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सॉरी इसका इनका शेखावाटी लिख देना, चूरू झुंझुनू का, ठीक है, इनका शेखावाटी एक ही कर देना, फिर क्या है शेखावाटी, कौन सा है शेखावाटी, ठीक है। शेखावाटी के बाद में 5 नंबर पर कौन सा था, शेखावाटी। और शेखावाटी के बाद में नागौर, नागौर के बाद में 6 नंबर पर कौन सा आ जाता है, घग्गर बेसिन, कौन सा आ जाता है, घग्गर बेसिन। कौन कौन से आते हैं, अगर पूछे कि वृहद प्रदेश के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, एक तो है राजस्थान और दूसरा है राजस्थान का पठार, वो आगे करेंगे। अगर पूछे कि वृहद प्रदेश राजस्थान का जो वृहद प्रदेश है उसको उप मरुस्थल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 में। अब 2 को अगर पूछे 2 उप भाग को कितने, 2 उप प्रदेश को कितने लघु प्रदेशों में बांटा गया है, तो 6। कौन कौन से है, सबसे पहले जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में कौन सा आता है, बाड़मेर है, बाड़मेर के बाद में बीकानेर है, बीकानेर के बाद में शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है। उसके बाद में कौन सा आता है, नागौर क्षेत्र आ जाता है, नागौर क्षेत्र के बाद में कौन सा आ जाता है, घग्गर बेसिन आ जाता है। देखो ठीक है, तो शेखावाटी क्षेत्र है, यानी जो शेखावाटी क्षेत्र है ना वो आता है राजस्थान का भाग, ठीक है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आता है, ये बात तो कंप्लीट हो गई। अब आपने सारणी बनाई है ऐसी, नीचे लिखना है, ठीक है। यहां पर लिखो राजस्थान का पठार, 2 नंबर पर कौन सा है, राजस्थान का पठार, कौन सा है, राजस्थान का पठार।
अब राजस्थान का जो पठार है, अब आपने कह दिया कि बांगड़ है, मैंने ये एक में क्यों लिखा दिया, क्योंकि ये जो मरुस्थल लिखवाया है, ये जो मरुस्थल क्षेत्र में लिखवा रहा हूं, ये किसका विशेष है, किसका विशेष है, मरुस्थल, तैतीस सागर का। ये जो शब्द है, यानी ये जो तैतीस सागर है, यानी जो मरुस्थल है वो किसका है, तैतीस सागर का है। जो बांगड़ क्षेत्र है ये किसका है, तैतीस सागर का। तो ये जो क्षेत्र है, ये जैसलमेर है मरुस्थल में आता है, बीकानेर मरुस्थल में आता है, बाड़मेर मरुस्थल में आता है, शेखावाटी ये भी मरुस्थल में आता है, नागौर भी मरुस्थल में आता है। जो घग्गर बेसिन है, यानी घग्गर जो नदी है, जाकी नाली है, ये कौन से भूभाग का विशेष है, यानी यहाँ पर पहले कौन सी नदी बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी। तो सरस्वती नदी है, ये कौन से भूभाग में शामिल है, गोंडवाना लैंड में है या तैतीस सागर में, तो किस में है, तैतीस सागर में है। इस कारण मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, राजस्थान का बांगड़। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब 2 नंबर पर लिखो राजस्थान का पठार। अब राजस्थान का पठार है, कौन कौन से हैं पठार में, एक तो है चंबल का पठार। क्योंकि चंबल का पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ से लेकर और जो धौलपुर तक कौन सी नदी बहती है, चंबल नदी है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, चंबल का पठार। और पहला तो लिखो राजस्थान के पठार में ऐसे ही बनाना है, तो 3 नंबर पर लिख दोगे, कौन सा लिखोगे, अरावली, कौन सा है, अरावली है, ठीक है, अरावली है। और 4 नंबर पर लिखोगे क्या है, चंबल का पठार, चंबल बेसिन लिख दो या चंबल का पठार। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना। या थोड़ा थोड़ा ही यार, इतो धीरे से पढ़ाने लग रहे हो, इतो समझाने लग रहे हो, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो यार। एक तो कल आओगे ना पढ़ के, कल घर से पढ़ के आओगे, या जब मैं पढ़ाऊ नहीं या सागा मैं बोलू की चीज भी सागे सागे थे बताओगा, तो तैयारी भी तो होगी सागे। पहले चाहे या वो टॉपिक पढ़ा लो, एक किताब को दोनों साइड पेज, एक पेज पढ़ गया एक साइड तो भी अगर 50% ही याद करके आवांगा, 30% ठुकरवा दूंगा, कितो हो जाएगा, 70% याद हो जाएगा, 30% घरे जाके और पढ़ लेगा। याद करने का सरल तरीका है ये। आजकल तो फ्री में ज्ञान पूर्ण देवा जाता है, आजकल तो सारा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आता है, यानी राजस्थान का पठार में एक तो अरावली है और दूसरा कौन सा है, 4 नंबर पर लिखे कौन सा, चंबल का पठार। अब चंबल का पठार है, अगर पूछे कितने हो गए, ये तो 6 है, 6 नीचे और आएंगे, यहां से 7 नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब अगर पूछे, ये लाइन खींच देना, ठीक है। अब अगर पूछे कि राजस्थान के पठार में कौन कौन से, एक तो अरावली है और दूसरा कौन सा है, चंबल। अब अगर पूछे अरावली में क्या है, अरावली को हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। यहां पर लिख दोगे उत्तरी अरावली 7 नंबर पर, 8 नंबर पर लिख दोगे कौन सी, मध्य अरावली, और 9 नंबर पर कौन सी लिख दोगे, कौन सा लिख दोगे, दक्षिणी अरावली। कौन सा है, सॉरी 1 मिनट रुको, ये 7 नंबर नहीं होगा, एक और रह गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, शेखावाटी हो गया, नागौर हो गया, और घग्गर बेसिन हो गया, और एक और रह गया लूणी बेसिन, एक इसमें और लिखोगे लूणी बेसिन। इस कारण कहता हूं आप पढ़ के आओगे ना, तो कोई चीज रह जाती है तो मैं, आप बता दोगे मैं लिख दूंगा, सही हो जाता है ना पढ़ने के बाद में। अब ये लूणी बेसिन कितने हो गए, अगर पूछे, ठीक है,
8 नंबर है, 9 नंबर है और ये 10 नंबर। और 10 तो ये हो गया, 11 कौन से लिखेंगे? 11 नंबर पर कौन सा आ गया? चंबल, उत्तरी और मध्य। उत्तरी नहीं लिखोगे, उत्तर में लिखोगे निम्न चंबल और मध्य चंबल, ऐसे लिख दो। चंबल में कौन सा आएगा? निम्न चंबल, निम्न, निम्न चंबल और मध्य चंबल, ये लिखो। और ये याद होगा तभी आगे मैं करवाऊंगा, मैं वापस समझाऊंगा ये, ठीक है। अब अब देखो याद कैसे करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आए कि प्रो रामलोचन के अनुसार राजस्थान को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? 2 में। अब प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा रामलोचन से संबंध रखता है, कौन सा वृहद प्रदेश है ये रामलोचन से संबंध रखता है? तो वो ऑप्शन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कौन कौन से रखते हैं? एक तो राजस्थान और दूसरा कौन सा है? राजस्थान का। अब पठार में हमें पता है ना, वैसे राजस्थान का यानी यहां पर मरुस्थल। अब उसके बाद में आता है लघु उप प्रदेश, यानी उप प्रदेश कौन कौन से हैं? राजस्थान के यानी उप प्रदेश कितने हैं राजस्थान से संबंध रखते हैं? तो 2 हैं। पहला कौन सा है? मरुस्थल है, और दूसरा कौन सा है? राजस्थान का बांगड़, ठीक है। अब उसके बाद में आता है कि मरुस्थल में कितने जिले हैं? जैसलमेर हैं, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर हैं, बाड़मेर के बाद में किस में आ जाते हैं? ये तो किससे संबंध रखते हैं? किससे संबंध रखते हैं? मरुस्थल से। उसके बाद में ये राजस्थान का जो बांगड़ है ये किससे संबंध रखते हैं? ये जो क्षेत्र है शेखावाटी है, नागौरी है और घग्गर बेसिन है और लूणी बेसिन है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद में इधर ध्यान दो, राजस्थान का पठार। अब याद ना हो तो राजस्थान का जो पठार है, एक तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहां पर मैं अगर चंबल नहीं लिखता तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश लिख देता, बात सेम है। क्योंकि मैंने चंबल क्षेत्र लिख दिया, चंबल बेसिन लिख दिया, तो निम्न और मध्य, ठीक है। तो अगर पूछे कि ये जो चंबल जो उप प्रदेश है इसको लघु प्रदेशों में कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है चंबल को, ठीक है। अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ भाई, समझ में आई क्या बात? ठीक है। अब देखो ये बना लिया क्या सभी ने? नहीं बनाया? बना लो जल्दी, क्या टाइम है? अब देखो, अब सेम इसी में, अब ये जो मरुस्थल प्रदेश है, मरुस्थल प्रदेश को हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। मरुस्थल प्रदेश को हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। तो यहां पर लिखो मरुस्थल, लिखो मत, कल लिखवा देता हूं मरुस्थल। मरुस्थल को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? यानी मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटते हैं। अब 2 भाग है कौन कौन से? एक तो है वालुका, यानी मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। कौन कौन से है? शुष्क। और दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क। अर्ध कौन से हैं? 2 भाग है, एक तो है शुष्क और दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क। समझ में आई बात? अब उसके बाद में आता है शुष्क का मतलब क्या होता है? सीधा ही प्रश्न आ जाए, शुष्क। हाँ भाई, शुष्क का मतलब क्या होता है? हाँ होता है। और ये जो शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है?
0 से 25 कितनी होती है? 0 से 25 होती है। और अगर पूछे अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क का मतलब क्या होता है? न तो ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंड, यानी न तो ज्यादा वर्षा होती है और न कम होती है। तो कितनी होती है अर्ध शुष्क में? 25 से लेकर 50। अब उसके बाद में आता है ये जो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क क्षेत्र को कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 में। अब है कौन कौन से? बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त, युक्त और मुक्त। ठीक है, ये बात की बातें करेंगे कल। हाँ भाई, सही ईमानदारी का बात बताना, कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको मेरे पढ़ाया समझ में आ रहा है? झूठ मत मारना। आ रहा है बता देना। एक शब्द यार, कितनी बारी तो बोलूं मैं? अब वो शुष्क बोलियो नहीं इनका कितनी, जब तक वो शुष्क टॉपिक ना खत्म हो, जब तक ये चीजें वापस रिपीट करते चलूं। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक बात है ये। और ये छठी, मैं पहले दिन कहा था कि छठी क्लास की किताब लेके आना। क्लास की किताब लेके आना। ये बातें छठी क्लास की किताब में लिखी हुई है। राजस्थान, हमारा राजस्थान। अब 12 करे बाद में फर्स्ट ईयर वाला के देगा यार छठी क्लास में जानो। ठीक है, तो कल ये बातें करेंगे। ठीक है।